Brute force algorithm is the best approach available for aligning two sequences. Is it the right statement? आप बताएं. आप. No, it is not right. It is wrong. हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम अगर हम सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए अप्लाई करें तो इट वुड बी इम्पॉसिबल टू अलाइन टू सीक्वेंसेस विच आर ऑफ हायर लेंथ्स. अब इस इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल बनाया जाए, इसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट है. बेसिक कंसेप्ट डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्या होता है, इसमें हम सिंपल एक लेंथी प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते डिवाइड करते हैं एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व स्मॉलर प्रॉब्लम्स. और उसके बाद जब स्मॉल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं तो उनको फिर कंबाइन करते हैं टू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स हैं. नंबर वन इज नीडलमैन वंश एल्गोरिदम विच इज बेस्ड ऑन ग्लोबल अलाइनमेंट एंड द अदर वन इज स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम दैट इज बेस्ड ऑन लोकल अलाइनमेंट बेस्ड अप्रोचेस. इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि नीडलमैन वंश एल्गोरिदम क्या है और ये कैसे दो सीक्वेंसेस को ग्लोबली अलाइन करता है. अब हमारे पास जब भी हम बात करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की तो उसके लिए हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा कि हमारे पास जो इनपुट है वो एक मैट्रिक्स है और प्लस हमारे पास टू सीक्वेंसेस हैं जिनको हमने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए अलाइन करना है. जैसे इस फिगर में दिखाया गया है हमने दो सीक्वेंसेस लिए. एक फर्स्ट सीक्वेंस इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ ऑन बेसिकली रोज एंड द अदर वन इज सीक्वेंस टू विच इज़ शोन बाय कॉलम्स. अब इन दो सीक्वेंसेस को हम अलाइन करना चाहते हैं. फर्स्ट वन के अंदर हमारे पास 7 करेक्टर्स हैं और अदर में हमारे पास 11 है. जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है हमारे पास उसके अंदर हमने क्या किया है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि हमने इसको खाली रखा है और डॉट से असाइन किया है. इसकी रीज़न बेसिकली क्या हमारे पास है कि हमारे पास गैप्स हो सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट्स. तो उन गैप्स को ट्रिगर करने के लिए या कवर करने के लिए हमने ये कहा है कि जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम है एज शोन बाय दिस और फर्स्ट रो एज शोन बाय दिस, it would be combination of only this dots also. So we have added another row and column in this figure. अब हमारे पास वर्किंग कैसे होती है, जब भी हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कोई स्कोरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए. स्कोरिंग मैकेनिज्म से क्या मुराद है कि व्हाट इज द मैचिंग स्कोर. इफ टू करेक्टर्स मैच व्हाट वुड बी देयर स्कोर, इफ दे डोंट मैच व्हाट वुड बी देयर स्कोर एंड फाइनली व्हाट वुड बी द गैप पेनल्टी. फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट यहाँ पर हमने शो ये किया है कि हमारे पास मैचिंग का +5 स्कोर है, मिसमैच का -3 और गैप पेनल्टी का -4. फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट वी विल नॉट यूज दिस मिसमैच स्कोर, इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर लोकल अलाइनमेंट. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारा किस तरह का होना चाहिए. यहाँ पर हमने एक चीज़ और ऐड की है, जो दो पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं. नंबर वन इज मैच और मिसमैच स्कोर इज प्रेजेंटेड बाय एस एंड देन वैल्यूज आर ए आई एंड बी जे. ए आई इज ऑफ कोर्स फॉर रो एंड बी जे इज फॉर कॉलम. So AI is ith row, bj is jth column, and the other parameters is w, which is gap penalty, and similarly mismatch, match, and gap penalties are shown by their symbols. So what are different steps for dynamic programming algorithm? There are basically 3 steps which will be starting from initialization of the matrix, to initialize the matrix, to assign some initial values to the rows and columns, and the other one is matrix fill. Matrix fill means to score based on scoring mechanism to fill individual cells within a matrix. And finally traceback. Traceback means that from the filled matrix how we can find out what are the different steps that were used to fill that matrix. Let us come and see these steps individually. For the first step which is initialization step, इनिशियलाइजेशन स्टेप में हम कुछ इनिशियल वैल्यू असाइन करना चाहते हैं अपनी फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को. वो वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, उसके लिए हमने जो फार्मूला यहाँ पर दिया है दैट इज दैट ईच रो si0 it would be multiplied by w. So what happens is that our rows si0 basically this thing it would be multiplied by w which is -4 in our case. अब होगा क्या कि जो पोजीशन है जैसे si0 है, si0 means when it is 0 0 this point is s00, then when it is s10 so this is first row 0th column, second row 0th column and so on. हमने क्या करना है, हर रो और कॉलम के दिस कॉलम विल बी अनचेंज बट रो इज चेंजिंग. हमने इसको मल्टीप्लाई करना है w से -4 से, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 0 से -28 तक होगी. जब हमने ये कर लिया होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ईच कॉलम दैट इज s0j it would be multiplied by w, that would be first row
zeroth row zeroth column, then this would be zeroth row first column and so on. So it will also have values such as this. अब था क्या हमारे पास कि जो ऊपर वाला सीक्वेंस था उसमें हमारे पास 11 वैल्यूज थी, तो हमारे पास टोटल वैल्यूज आएंगी 0 से -44 तक, और जो ये वाला कॉलम है हमारे पास इसमें 0 से -28 तक। इनिशियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है मैट्रिक्स फिल स्टेप का। अब मैट्रिक्स फिल स्टेप से मुराद ये है कि हमने जो हमारे पास वैल्यूज फर्स्ट पोजीशन पे आ चुकी हैं, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बेस थी, अब इन सेल्स को हम फिल करना चाहते हैं जो यहाँ से लेकर इस जगह तक हैं, जिनमें बेसिकली अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास अनफिल्ड सेल्स हैं उनको कैसे फिल किया जाए। अब जब इनकी फिलिंग के लिए हम जाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन विच इज शोन बाय अ 5 हेयर। तो व्हाट इज दिस पॉइंट, हाउ वी विल फिल दिस वन। अब हम ये देखते हैं कि जब हमने इस सेल को फिल करना है तो हो क्या रहा है हमारे पास। बेसिकली हमारे पास इस सेल की फिलिंग के लिए तीन ऑप्शंस हैं कि या तो ये दोनों मैच करेंगे, जैसे इस केस में जी जी से मैच हो रहा है। अगर ये दोनों मैच करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम का स्कोर था, जो ये तीन ऑप्शन थी हमारे पास, इनमें क्या होगा कि दिस वैल्यू बेसिकली फर्स्ट वन इट विल गिव अ +5 वैल्यू। So what happens that initially this 0 which is at diagonal position of this cell, this 0 which is at diagonal, इसके अंदर हम +5 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5, और यहाँ पे हमारे पास गैप्स कोई नहीं है तो इन वैल्यूज कोई नहीं होंगी। तो हमारे पास होगा क्या कि इनके अंदर हमारे पास -4 है और इधर भी -4 है इन दोनों सेल्स में। तो अब इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू पिक करेंगे जो 5 होगी, इस 5 को हम असाइन कर देंगे इस सेल में। नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अब यहाँ से हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। एट दिस स्टेप व्हाट वी हैव डन, वी हैव ऑलरेडी फिल्ड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब हम ये देखना चाहते हैं, उसके बाद हमने ये 5 वाला सेल भी फिल कर लिया है। अब हम उससे नेक्स्ट मूव करना चाहते हैं जो हमारे पास ये सेल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। बेसिकली अगर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू एस आई लिखूं तो व्हाट इट वुड बी, इट इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो इसे फिल करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए कि ये फर्स्ट रो है बिकॉज रो वाज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो पोजीशन, एंड इट इज सेकंड कॉलम। अब जब इसको हम फिल करना चाहते हैं, ऑल्दो मैंने फिल के बाद 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये जब इसे हम फिल करना चाहते हैं तो अगेन इट विल लुक फॉर इट्स नेबर्स विच आर 5, -4 एंड -8। अब हम ये देखेंगे ए और जी जो हैं आपस में मैच नहीं करते, तो इसकी गैप पेनल्टी पड़ेगी, यानी कि -4 हमें माइनस करना होगा फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यूज़। अगर हम वो -4 जब करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आती हैं। अगर मैं 5 में से माइनस करूँ तो इट वुड बी 1, अगर -4 में से -8 और फिर -12। अब इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 1, सो आई विल पुट 1 इन दिस सेल। इसी तरह यही टेक्निक यूज़ करते हुए मैं कंप्लीट सेल्स को फिल कर सकता हूँ, जो कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रहा हूँ। दैट वुड बी समहाउ लाइक 0, 5, 1, -3, -7 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने एरोज दिखाए हैं। एरोज का मकसद ये है कि हमें पता चल सके कि हम वैल्यू कहाँ किस सेल से ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल इससे मुराद ये है कि जो 5 वैल्यू आ रही है वो 0 सेल से आ रही है, फिर 1 जो है वो 5 से, एंड सो ऑन। ये जो एरोज है इसका मकसद ये है कि हम ये पता चला सकें कि हम ट्रेस बैक कर सकें कि हम किस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे और अब किस पॉइंट पर खड़े हैं। इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम कंप्लीट मैट्रिक्स को फिल करेंगे, जिसके लिए हमने ये स्टेप्स दिखाए हैं, और फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस शेप में होगी। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो था दैट वाज दिस वन, और एंडिंग पॉइंट हमारे पास ये है, जहां पर हम इसे कहेंगे एस ऑफ एम एन। एम मीन्स mth रो और n मीन्स nth कॉलम। अब यहाँ से हम ये देखना चाहते हैं कि जब हमने यहाँ से इधर आना है तो उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है। इस स्टेप को क्या कहा जाता है, इस स्टेप को ट्रेस बैक कहते हैं। ट्रेस बैक का फ़ायदा ये है कि हम लास्ट सेल से फर्स्ट सेल की तरफ मूव कर सकें। अब वो ट्रेस बैक के क्या स्टेप्स हैं, अगर अब यहाँ पे ट्रेस बैक की हम बात करें तो हमने जैसे पहले बोला था कि हमारे पास 11 जो है वो लास्ट सेल की वैल्यू है, और यहाँ से हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी दैट वाज S00। और इसका फ़ायदा हमारे पास क्या होगा, ये हमें बताएगा कि जी एक्चुअल अलाइनमेंट क्या है फॉर मैक्सिमम स्कोर। अगर मैं बाकी पॉइंट्स को हटा दूं, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट में आने की तरफ, तो कुछ हमारी मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में होगी, जिसमें मैंने शो ये किया है कि हम 11 से जब जाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 है, फिर 10, फिर 14 एंड सो ऑन। अब अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखूँ तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारा अपर सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1, और ये वाला हमारा सीक्वेंस 2 है जो यहाँ शो किया गया है।
जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दिस 11 बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव ए, तो ये दोनों सही अलाइन हो रहे हैं हमारे पास, जो यहाँ पर हमने ऐसे शो किया है। ये जो अपर रेक्टेंगल्स हैं जो ये मैंने यहाँ पर लाइन से शो किए हुए हैं, ये बेसिकली सिमिलरिटी को शो कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि 11 अगला जो पॉइंट था हमारा टी और जी था, इसमें गैप है, ये दोनों अलाइन नहीं होते, मिसमैच है या गैप है बेसिकली। उसके बाद ये जी आपस में मैच हो रहे हैं, उसको शो किया गया है। और फाइनली इस तरह मूव करते हुए हम ये कंप्लीट अलाइनमेंट करेंगे। अब इस अलाइनमेंट से मुराद क्या है कि ये ग्लोबल अलाइनमेंट है जिसमें विद द हेल्प ऑफ गैप्स हमने सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 को एक दूसरे के कंपेरेबल या अलाइन कर दिया है। फाइनली हाउ वी कैन टेस्ट दिस दैट आवर अलाइनमेंट इज ओके। अगर आपको याद हो मैंने एक स्कोरिंग स्कीम बताई थी जिसमें हम मैच को 5 दे रहे थे नंबर, मिसमैच को -3 और गैप पेनल्टी वाज 4। अगर वही स्कीम मैं यूज़ करूं और फिर देखूं कि जो हमने अलाइनमेंट की स्कीम की है, फॉर एग्जांपल ऑन दिस फिगर व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज आवर सीक्वेंस 1 एंड दिस इज आवर सीक्वेंस 2, और ये हमारे पास वो स्कोर्स हैं जो हमने तीनों पेनल्टी, गैप पेनल्टी को, मैचिंग को और मिसमैच को यूज़ करते हुए किया है। और अगर मैं इन सब का कंबाइन कर लूँ एडिशन और माइनस के साइंस के थ्रू, तो हमारी वैल्यू 11 आ रही है। और ये वैलिडेट करती है कि जो हमारी मैक्सिमल स्कोर था जो हमने जीरो से शुरू करके लास्ट कॉलम पे गए थे, दैट वाज आल्सो 11। तो ये ग्लोबल अलाइनमेंट का मैकेनिज्म है जो दो सीक्वेंसेस को ग्लोबली अलाइन करेगा।